नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक होमोजेनिटी। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए होमोजेनिटी होती क्या है। ठीक है, तो वी हैव अ टर्म होमोजेनिटी इज रिलेटेड टू बोथ स्पेस एंड टाइम। ये दोनों से रिलेटेड होती है, स्पेस और टाइम दोनों से। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस और होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या होती है? Homogeneity of space means that space is everywhere alike. Any physical experiment performed at one point or place will give same result or an result as an experiment performed at another place. इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो किसी प्लेस पे तो उसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो सेम होंगे अगर आप वही एक्सपेरिमेंट किसी और प्लेस पे करो। सपोज करो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट चंडीगढ़ में कर रही हूँ तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो सेम आएंगे अगर वो मैं डेराबस्सी में कर रही हूँ। तो मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द लोकेशन। ओके, तो मतलब कि जहाँ पे भी आप अगर अपना किसी भी प्लेस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसके रिज़ल्ट कभी भी आपकी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करते। सेकंड क्या है? होमोजेनिटी ऑफ स्पेस मीन्स दैट द ट्रांसलेशन इनवेरियंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस। जो आपकी हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस का मीन्स क्या है कि आपकी जो ट्रांसलेशन मतलब जगह बदलना, जो आपकी जगह बदलना है वो आपकी क्या होती है? इनवेरिएंट होती है। इनवेरिएंट मतलब कि जो आपकी एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो जगह बदलने से आपकी इनवेरिएंट रहेगी। इनवेरिएंट मतलब वो चेंज नहीं होगी। एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज दो पार्टिकल है जिनका मास m1 है और इसका m2 है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है। तो अगर इस और s कोई फ्रेम है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सपोज अगर यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी p1 होगी और s डैश फ्रेम है, कोई s डैश, सपोज ये लगा लो आप चंडीगढ़ है, ये आपका डेराबस्सी है। ठीक है, और यहाँ पे दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी p1 है, तो अगर यही दो मासेस को मैं यहाँ पे डेराबस्सी लेके जाऊँ और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सपोज p2 है, तो जो ये p1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू p2। ये इसका एग्जांपल है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अगर इसमें p1 है तो इसमें भी क्या रहेगी? p1 रहेगी। तो p1 इज इक्वल टू p2 रहेगी। सेकेंड आ जाता है हमारे पास होमोजेनिटी ऑफ टाइम। जस्ट एज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डज नॉट चेंज व्हेन वी चेंज द प्लेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डू नॉट चेंज व्हेन वी चेंज टाइम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली इसमें क्या दे रखा है कि जैसे हम लोकेशन के चेंज होने पे हमारी जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती, वैसे ही जब हम टाइम चेंज करते हैं तो उससे भी क्या होगा? एक्सपेरिमेंट की जो रीडिंग्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज करो मैंने कोई सुबह के 10 बजे कोई एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, और कोई एक्सपेरिमेंट मैंने रात को 3 बजे किया है, दोपहर को 3 बजे किया है और एक 10 बजे किया है। तो जो इस टाइम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी और जो इसमें इस टाइम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आएंगी वो सेम होंगी। मतलब कि द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, तो डैट इज़ कॉल्ड द होमोजेनिटी ऑफ टाइम। तो लिखा हुआ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ टाइम। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे होमोजेनिटी ऑफ स्पेस क्या है, होमोजेनिटी ऑफ टाइम क्या है। अब इसका हम बहुत अच्छी डेरिवेशन एक हम करेंगे जो मेनली डिपेंड करती है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस पे, और कई बार ये डेरिवेशन आ भी जाती है। ठीक है, डेरिवेशन क्या है कि होमोजेनिटी ऑफ स्पेस यूजेज इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबसे पहले आपको इससे पहले क्या पता होना चाहिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ होता क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, उसको करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक फ्रेम एस और एक लेंगे फ्रेम एस डैश। हम यहाँ पे दो पार्टिकल लेंगे x1 और x2। ये फ्रेम जो S है और ये S डैश है, इनके बीच में दूरी है a। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? a। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? a। ठीक है, तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कंसिडर टू फ्रेम S1 और S डैश
एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन x1 एंड x2। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x1 और x2 पे। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को u से डिनोट करेंगे। तो ये जो भी हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, u ब्रैकेट में किस पे वो डिपेंड कर रही है, x1 x2 पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, तो हमने दिखा दिया u इज इक्वल टू u x1 x2। लेट s बी s डैश, ये s देखो ये s है, ये s डैश है, ये s फ्रेम है, ये s डैश फ्रेम है, ठीक है। s डैश बी अनदर फ्रेम एंड डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू s बाय डिस्टेंस है, मतलब कि वो जो मैंने आपको बताया था कि s और s डैश में जो डिस्टेंस है वो कितना है, a का है, वही बात होगी ना। s और s डैश में डिस्टेंस का फ़र्क कितना है, a का है। और इफ़ x1 डैश एंड x2 डैश आर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2 फ्रॉम o देन, और जो x1 x2 का जो x1 डैश x2 डैश का जो डिस्टेंस है पार्टिकल का o से, वो क्या है, x1 डैश और x2 डैश, वो क्या आएगा, x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस ए एंड x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस ए। ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, देखो बच्चे हमने क्या कहा है कि यहाँ पे s है, यहाँ पे s डैश है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, a का। तो जो इनकी यहाँ पे x1 डैश और x1 में भी क्या डिफरेंस आएगा, a का। तो इसलिए x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस ए और x2 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस ए। तो मतलब कि s डैश फ्रेम में पोटेंशियल एनर्जी कैसे आ जाएगी, u x1 डैश कोमा x2 डैश इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, x1 डैश की वैल्यू और x2 डैश की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जो हमारी एनर्जी है वो तो हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब कि u डैश इज इक्वल टू u, तो u डैश की वैल्यू क्या है, ये इसमें डाल देंगे, और u की वैल्यू ये है, ये सुन रहा है इसमें, ये u डैश की वैल्यू हमने इसमें डाल दी और u की वैल्यू हमने इसमें डाल दी। तो जब हम इसको LHS को अब हम टेलर्स थ्योरम के थ्रू जब उसको एक्सपेंड करेंगे, बच्चे ये आपको अभी नहीं आएगी समझ में कि टेलर्स थ्योरम क्या होती है, आपको मैथ में आएगी। तो जब मैथ में टेलर्स थ्योरम आ जाएगी आपको तभी स्टेप समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समझना चाहता है तो मुझे सेपरेटली बता दे। जब इसको टेलर्स थ्योरम से खोलेंगे तो ये आएगा u x1 x2 माइनस a डेल्टा u डेल्टा x1 माइनस a डेल्टा u डेल्टा x2 इज इक्वल टू u x1 x2। ये u1 x1 x2 ये u x1 x2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा ये। और बच्चे जो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x जो होती है वो फोर्स के बराबर होती है। तो यहाँ से f, क्योंकि यहाँ पे 1 के रिस्पेक्ट में, यहाँ के 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, टोटल 0 के बराबर आ गई, और F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यहाँ से समझ आ गया ना कि जो हमारे पास फोर्स है वो एक दूसरे के क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये इस पर फोर्स लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये इस पर लगा रहा है, बस किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर से ये चीज़ समझो, जितनी फोर्स ये इसको लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये इसको लगा रहा है, बस नेगेटिव डायरेक्शन में। हैंस प्रूफ हो गई, आपको होमोजेनिटी का टॉपिक था।